हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 पीजीटी और टीजीटी जो इंग्लिश जो सीरीज चल रही है। आज सीरीज का वीडियो नंबर 3 है। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं क्लास 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है एमसीक्यू बेस्ड पर आप सभी के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डिटेल में एग्ज़ाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस को इस बार लिया गया था, और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आगामी जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, रेलवे का एग्ज़ाम्स है, रेलवे टीचिंग एग्ज़ाम्स है, या फिर केवीएस एग्ज़ाम्स है, या एनवीएस हो गया, या बीपीएससी हो गया, या फिर कह सकते हैं DSSS हो गया, उसमें जितनी भी लिटरेचर का पेपर है, कहीं ना कहीं इन सारे क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। यूजीसी नीट की जो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उठाकर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियो से मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इन सारे वीडियो को आप एक बार एनालिसिस करेंगे। अंत तक देखने के बाद आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस क्वेश्चंस के समझने और जानने के बाद आपको क्या फ़ायदा क्या हुआ। आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। आपकी एक कमेंट और आपकी सजेशन जो है मेरे को मोटिवेट करता है वीडियो को आगे और डालने में। दोस्तों, ये वीडियो पसंद जब आए तो लोगों के साथ शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई जो माय लास्ट डचेज है, कहा गया है कि प्रेजेंट किया गया था द ड्यूक ऑफ, मतलब ये जो किस देश का, ये कैरेक्सी जो है, जिनेवा जो है, रेगियो जो है, एंड फेरारा, ये सभी एक सिटी का नाम है दोस्तों। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेज जो है वो आपको किस सिटी के ड्यूक के बारे में प्रेजेंट किया गया है, तो आप मुझे बताएंगे। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, इसका आंसर फरारा हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि फरारा एक इटली का सिटी है दोस्तों। ओके, फरारा जो है ये इटली है, नॉर्दर्न इटली में पड़ता है, ठीक है। ये नॉर्दर्न इटली में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता हो गया। आपको मैं बता दूं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोम है, ये जो माय माय लास्ट डचेस जो है दोस्तों, ये एक टाइप का पोम है जो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के बेस पर है, जो ड्यूक ऑफ फरारा के बारे में वर्णन करता है। ये पोम की जो सेटिंग रखी गई थी वो फरारा ही था, सिटी जो नॉर्दर्न इटली में पड़ता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि आपको इटली के बारे में पता होगा, इटली एक रेनेसा आर्ट एंड कल्चर के लिए भी जाना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो बहुत सारे जो आप देखेंगे कि जो अरब कंट्रियों ने जो कस्तुंतिनोपोल पर जो अटैक किया था, तो वहाँ से जो स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग थे, वो कहीं ना कहीं पूरी देश में भ्रमण कर रहे थे यूरोपियन कंट्री में शरण लेने के लिए, ठीक है। लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं दिया, और इटली ने जगह दिया उन लोगों को रहने के लिए। और फाइनली वहाँ से बहुत जो कल्चर होती है, जो आर्ट होता है, आप इटली में काफ़ी अलाइव देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। द लिमरिक, लिमरिक क्या है दोस्तों? क्वेश्चन से ये पूछ रहा है कि लिमरिक क्या है। आप ऑप्शन में देखेंगे, क्या द स्मॉल 3 लाइन पोम है यूजुअली हैविंग 17 सिलेबल, 14 लाइन पोम एंडिंग इन अ कपलेट, 16 लाइन पोम एक्सप्रेसिंग ऑन इलाबोरेट जोक, स्मॉल 5 लाइन पोम एक्सप्रेसिंग अ सिंगल थॉट। दोस्तों, इसमें से आंसर क्या होगा, या मोर देन वन ऑफ द एबव। बीपीएससी में इसी तरीके से आपको चौथा जो पांचवा ऑप्शन होता है, मोर देन वन ऑफ द एबव, जो कंफ्यूज करता है। कहीं ना कहीं ये आपको कन्फ्यूजन का ये भी एक बात रहती है कि आपका नॉलेज नहीं रहेगा, आप अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, तो चीज़ों को आप गलत करके आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। स्मॉल 5 लाइन पोम जो एक्सप्रेस करता है एक सिंगल थॉट को। लिमरिक एक स्मॉल 5 लाइन पोम है जो एक्सप्रेस करता है सिंगल थॉट को। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। लिमरिक एक टाइप का पोएटिक फॉर्म
है दोस्तों, जिसमें 5 लाइन्स एंड स्पेसिफिक राइम स्कीम को फॉलो किया गया है। इसमें एक राइम स्कीम देखने को मिलेगा, ठीक है, राइम स्कीम देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे एक रिदम भी देखने को मिलेगा, ठीक है, एक रिदम, रिदम जिसको बोलते हैं, रिदम भी देखने को मिल रहा है। ये जो कंसीडर करता है, जो ये पोम है, लिमरिक जो है पोम, ये कंसीडर करता है अ लाइट एंड ह्यूमरस फॉर्म ऑफ पोएट्री को, ठीक है, किसको कंसीडर करता है, लाइट, लाइट एंड ह्यूमरस, ह्यूमरस फॉर्म ऑफ पोएट्री को, ह्यूमरस फॉर्म ऑफ पोएट्री को करता है दोस्तों, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे जो हमेशा मतलब यूज़ किया जाता है कन्वे वीटी एंड सिली मैसेज को कन्वे करने के लिए, वीटी एंड सिली मैसेज को कन्वे करने के लिए इस पोम, इस टाइप का पोम को लिखी जाती है। 5 लाइन पोम जो एक्सप्रेस करता है एक सिंगल थॉट को। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इनमें से कौन जो है प्ले राइट एसोसिएट विथ द टर्म कॉमेडी ऑफ मेनांस, ठीक है, पूछ रहा है इनमें से कौन है जो कॉमेडी ऑफ मेनांस को रेफ़र करता है। दोस्तों किन्होंने लिखा था कॉमेडी ऑफ मेनांस, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। चलिए, तो हेरोल्ड पिंटर, हेरोल्ड पिंटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों हेरोल्ड पिंटर के बारे में अगर हम बात करें तो एक इंग्लिश प्ले राइट हैं, ओके, और स्क्रीन राइटर भी रहे, डायरेक्टर और एक्टर भी रहे। ये अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमेडी ऑफ मेनांस के लिए जाने जाते हैं। इनका फेमस प्ले था कॉमेडी ऑफ मेनांस, ठीक है। ये जो क्वाइन किया गया है, जो नाम, ये टर्म जो क्वाइन किया है, ड्रामा, एक क्रिटिक्स ड्रामा था जो इरविंग वॉर्डेल इन 1958, मतलब एक हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लिख लेंगे इरविंग, इरविंग वॉर्डेल, ओके, इडिंग वॉर्डेल से मतलब एक ड्रामा है जो क्रिटिक ड्रामा है, इसको पब्लिश्ड किया गया था 1950, उसी से ये क्वाइंड किया गया इसका नाम, ठीक है। जो रिव्यू करता है वन ऑफ द पेंटर्स प्ले एंड द बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो अगर हम प्ले की बात करें तो ये जाना जाता है, ये प्ले जो है आपका कॉमेडी ऑफ मेनांस एक प्ले है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये प्ले है, ये प्ले है जो जाना जाता है डार्क अनसेटिंग एटमॉस्फेयर एंड द अंडरलाइंग सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें हेरोल्ड पिंटर की, तो बहुत सारा जो इनकी लिखी हुई चीज़ें हैं, और इसका थीम अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी पीपल, मतलब इसकी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो हम बता रहे थे कि इनकी जो थीम है जनरली देखने को मिलता है, आपको थीम जो है देखने को मिलेगा ऑर्डिनरी पीपल और उनके रिलेशनशिप को इनकी राइटिंग में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें आगे तो इनकी और भी लिखी हुई प्ले है हेरोल्ड पिंटर की द बर्थडे पार्टी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस द बर्थडे पार्टी, आप लिख लेंगे द बर्थडे पार्टी, ठीक है। ये आपका हेरोल्ड पिंटर की द होम कमिंग, द होम कमिंग, द होम कमिंग, द केयर टेकर, द केयर टेकर, ये सभी जो है आपका लिखा गया था हेरोल्ड पिंटर के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद द डम वेटर था, द डम वेटर, डम वेटर, द डम वेटर, ये सभी चीज़ें आप लिख लेंगे, ठीक है। ये लिखी हुई फेमस प्ले है हेरोल्ड पिंटर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स आर विलियम ब्लेक, इनमें से आपको बताना है कि विलियम ब्लेक की कौन सा पोम है। दोस्तों विलियम ब्लेक की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड इंग्लिश पोएट और प्रिंट मेकर भी रहे, पेंटर भी रहे दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थे, पोएट थे, पेंटर थे, प्रिंट मेकर भी थे। अगर इनकी काल की, अगर विलियम ब्लेक की काल की अगर हम बात करें तो इनकी जन्म 1757 में हुआ था और डेथ 1827 में, इस तरह से इनका ड्यूरेशन रहा है, ओके। तो और अगर हम बात करें तो ये लिरिकल मिस्टिकल पोएट के लिए पोएट के लिए, पोएट्री के लिए जानते हैं। लिरिकल, इनकी राइटिंग में लिरिकल बैलेट्स
और मिस्टिकल पोएट्री के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें देखेंगे। इनके अगर थीम की बात करें तो जनरली जो थीम है इनको देखने को मिलेगा नेचर इनके राइटिंग में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको इमेजिनेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये सभी चीज़ें आप लिख लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये पूछी जाते हैं। एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ अब इसमें से हम देख लेते हैं विलियम ब्लेक की कौन कौन सी पोम है। तो चिमनी स्वीपर जो है दोस्तों एक मतलब कहा जाता है कि जो सोसाइटिकल क्रिटिसाइज किया गया है लोगों को, मतलब एक छोटा सा बच्चा है जो अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए एक चिमनी भट्टा पर काम करता है। और दूसरा जो है एक इडियट द पॉइजन ट्री भी है। तो देखते हैं ये दोनों जो है विलियम ब्लेक। बाकी देखते हैं चिमनी स्वीपर जो है दोस्तों आपका ये 1789 में आपको पब्लिश्ड की गई थी। 1789 में ये पब्लिश्ड की गई थी। ठीक है, इसको रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। इसको सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश्ड की गई थी। कलेक्शन ऑफ पोम जो था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो था विलियम ब्लेक का एक कलेक्शन ऑफ पोम था विलियम ब्लेक का 1789 में, इसी में इसको पब्लिश्ड की गई थी। ठीक है, इसी में इसको द थॉर्न जो है दोस्तों जॉन किट्स का है। द थॉर्न जो है जॉन किट का है। द थॉर्न जॉन किट, ओके, जॉन किट की लिखी हुई है। इसको पब्लिश्ड की गई थी 1798 में। द थॉर्न जो है आपका जॉन किट को देखने को मिलता है, लिखा गया है। और द पॉइजन ट्री है दोस्तों ये 1794 में। तो पॉइजन ट्री की अगर हम बात करें तो पॉइजन ट्री 1789। ठीक है, द पॉइजन ट्री है आपका 1794 दोस्तों। ठीक है, ये भी जो विलियम ब्लेक का एक कलेक्शन पोम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें पब्लिश्ड की गई थी द पॉइजन ट्री। द इडियट बॉय है दोस्तों ये जॉन क्लेयर के द्वारा लिखी गई है। ओके, जॉन क्लेयर के द्वारा लिखी गई थी। इसको पब्लिश्ड की गई थी 1820 में। इडियट बॉय 1820 में, जॉन क्लेयर, द पॉइजन ट्री विलियम ब्लैक 1794, द चिमनी स्वीपर 1794 एंड द थ्रोन आपका किया गया था दोस्तों। द थ्रोन किसका है बताइए? जी बिल्कुल, जॉन किट्स के द्वारा। ठीक है, 1798। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग यहीं पर अब आगे अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। द मोस्का इज द कैरेक्टर। मोस्का काफ़ी फेमस कैरेक्टर रहा है बेन जॉनसन का। ठीक है, तो बेन जॉनसन ने ये मोस्का जो कैरेक्टर है इसको किस प्ले में यूज किया है दोस्तों? वोल्पोन जो है उनकी फेमस एक प्ले था, ओके, वोल्पोनी, उसी में इसको मोस्का कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है। ओके, कनिंग एंड मैनिपुलेटिव सर्वेंट जो है, मतलब अगर मोस्का के बारे में बात करें, एक कनिंग और मैनिपुलेटिव सर्वेंट होता है जिसके जो एक वेल्दी वेनेट्रियन जेंटलमैन वोल्पोन के घर में रहता है। अगर हम बात करें तो इसका जो मतलब रोल रहा है काफ़ी मतलब अफेक्टिव रहा है रोल, एक एडवाइज़र के रूप में, वोल्पोनी के एक एडवाइज़र के रूप में रहा है दोस्तों। मोस्का को मतलब अपने क्विक जो वीट, क्लेवर और वर्ड प्ले के एबिलिटी के लिए उसे जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर में जो हाईली एम्बिशियस रहता है, भरा भरा हार्बरस स्ट्रॉन्ग डिजायर रहता है अपने वेल्थ और पावर पाने के लिए। मोस्का को एक वेल्थ और पावर पाने के लिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिजायर रहता है। ठीक है, इसलिए इसको मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब इसमें इम्पोर्टेंस ही दी गई है। तो ये पूछा जाता है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये भी बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये बेन जॉनसन के द्वारा ही लिखी गई है। ये सब है बेन जॉनसन के द्वारा। ठीक है, द एल्केमिस्ट आप ध्यान रखेंगे बेन जॉनसन, और साथ में 1988 में पाओलो सैलो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दो एल्केमिस्ट आता है। अब
मान लेते हैं एवरी मैन इन इज ह्यूमर की बात करें, ये पब्लिश्ड की गई थी आपका, ये एक प्ले है और 1598 में पब्लिश्ड की गई थी। जो एक थिएटर था दोस्तों, थिएटर का नाम था कर्टेन थिएटर, CURTAIN, कर्टेन थिएटर था। इसमें इसको पब्लिश्ड की गई थी, मतलब परफॉर्म किया गया था, ठीक है। इन जो सिचुएटेड था सोरेडिक में। सोरेडिक कहाँ है? सोरेडिक लंदन में था। इट इज़ सिचुएटेड इन लंदन, ठीक है। एल्केमिस्ट अगर हम बात करें तो एल्केमिस्ट बेन जॉनसन का है। बार्थलोमियो फेयर जो था, बार्थलोमियो फेयर, ये भी बेन जॉनसन का था। ये आपका 1614 में, बार्थलोमियो 1614 में, यानी एक 31 अक्टूबर 1640 में, ये होफ थिएटर में, ये एक प्ले है, ये भी होफ थिएटर में। होफ थिएटर, ये पूछा जाता है दोस्तों किस थिएटर में, होफ थिएटर में परफॉर्म किया गया था। और क्या परफॉर्म जो है लेडी एलिजाबेथ मेन कंपनी के द्वारा परफॉर्म करवाया गया था, ठीक है, लेडी एलिजाबेथ मेन कंपनी के द्वारा। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ शॉर्ट स्टोरी बाय मुल्क राज आनंद। इसमें से तो 3 है ना, वो मुल्क राज आनंद की 2 लिखी गई है, लेकिन एक जो है आपका वो मुल्क राज आनंद का नहीं। तो आप मुझे बताएंगे उसमें से क्या? यस, बिल्कुल, मैं आपको इसलिए तो आपको ये वीडियो दे रहा हूँ ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो। एक एक ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। द मार्क ऑफ विष्णु, द मार्क ऑफ विष्णु जो है आपका, ये मुल्क राज आनंद का नहीं है। आप मुझे बताएंगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए किसकी लिखी है। मैं बता ही दूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक एक ऑप्शन को। पहले द बार्बर्स ट्रेड यूनियन को डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन जो है ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई, ये एक प्रकार का फिक्सन है दोस्तों, ये फिक्सन टाइप का स्टोरी है। और जनरली मुल्कराज आनंद जो है वो छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरी लिखा करते हैं, सोसाइटिकल बैकग्राउंड को, सोसाइटी पर जो क्रिटिसाइज करते हैं। इनकी थीम जनरली देखने को मिलेगा, क्लास देखने को मिलता है, क्लास, एपियरेंस, ओके, कंट्रोल, ये सभी थीम, फ्रीडम थीम है दोस्तों, ठीक है, जो मुल्कराज आनंद अपने जनरली राइटिंग में। रिस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, एरोगेंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये बताना है कि पब्लिश्ड कब की गई थी। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन जो है एक फिक्सन स्टोरी है और ये पब्लिश्ड की गई थी 1944 को। कभी कभी पूछ दिया जाता है, 3-4 बुक दे दिया जाएगा एक राइटर को, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। इसमें जो जनरली दिखाया गया है, एक जो कॉमन जनरल गांव, मतलब विलेज के जो है बार्बर है, लोकल बार्बर है, वो एक डिसाइड करता है एक यूनियन बनाने का, और इसलिए डिसाइड करता है ताकि जो राइट होते हैं बार्बर्स का, चाहे दूसरे बार्बर का जो राइट्स होते हैं, उसके उस राइट को दिलवा सके, उस राइट के लिए लड़ सके। यूनियन का यही काम रहता है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास को दिखाया गया, वर्किंग क्लास के स्ट्रगल को दिखाया गया। इम्पॉर्टेंट दी गई कलेक्टिव एक्शन को, मतलब कह सकते हैं ग्रुप में फाइट करेंगे और अपने मतलब लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इसमें चीज़ें दिखाई गई दोस्तों, ठीक है। द मार्क ऑफ विष्णु जो है आपका दोस्तों, मैंने बताया था आपको बताने के लिए, अगर नहीं फिर भी आपको आपने बताया तो मैं बता देता हूँ। खुशवंत सिंह की लिखी हुई है। खुशवंत सिंह जो है मार्क ऑफ विष्णु में इनकी सुपरस्टिशंस, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को शो कर रहे हैं। द स्टोरी ऑफ मैन बिलीव ही हैज़ बीन मार्क्ड बाय द हिंदू डीटी विष्णु, ठीक है, पब्लिश 1950 में की गई थी। द मार्क ऑफ विष्णु को 1950 में पब्लिश की गई थी, ठीक है, 1950 में इसको पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये मतलब लॉर्ड पूजा, विष्णु के पूजा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सुपरस्टिशियस के बारे में बात, अंधविश्वास के बारे में बात किया गया है। लाजवंती की अगर हम बात करें तो ये पब्लिश्ड की गई है आपको, लाजवंती मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई, 1966 में इसको पब्लिश्ड की गई है, ओके। मुल्कराज आनंद, द स्टोरी ऑफ यंग, इसमें एक जो स्टोरी है एक यंग लेडी की, एक यंग वुमेन जिसकी नाम लाजवंती रहता है, जो मतलब बहुत सारे अपने रिलेटिव में अपने हार्स अपने फेस करती है, अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने उसका जो हस्बैंड है ना उसको छोड़ देता है, डिजर्ट कर देता है, मतलब निकाल देता है परमानेंटली।
तो इन सारी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। इसमें स्ट्रगल रेजिलेंस ऑफ वुमेन को दिखाया गया है जो इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, इन सारी चीज़ों को दिखाई गया। द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस जो है आपका, ये भी मुल्क राज आनंद के द्वारा ही लिखी गई है और ये पब्लिश्ड की गई थी 1947 में। इसमें जो कमेंट्री किया गया है, रैपिड जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है रूरल इंडिया में, उसके बारे में बताया गया, उसके इफ़ेक्ट कैसे एक ट्रेडिशनल लाइफ पर पड़ता है। ओके, ये जो है जो एक माइथोलॉजिकल बिलीफ है, उसी के चारों तरफ ये घूमता रहता है। जो मतलब चैलेंज व्हेन अ विलेज फेस द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू ट्रैक्टर, मतलब न्यू ट्रैक्टर आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या चैलेंजेस होता है, मतलब ये बताया गया कैसे नई चीज़ जब अपनाते हैं लाइफ में तो कैसे हमारे लाइफ में चैलेंजेस फेस होते हैं, ये सब चीज़ों को इसमें बताया गया। तो फाइनली ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, यहीं तक 20 मिनट्स 21 मिनट्स में वीडियो आपका देखने में भी अच्छा लगता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपके नॉलेजेबल कमेंट के लिए मैं वेट करूँगा। आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपना प्रैक्टिस, अपनी तैयारी जारी रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और शेयरिंग इज केयरिंग, ये स्लोगन के साथ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।